एक बार की बात थी, मैं और मेरा दोस्त एक ट्रेन से सफ़र कर रहे थे। ये रात का सफ़र था। हम नहीं जानते थे कि हमारा ये जो सफ़र है, ये बेहद खौफ़नाक और डरावना होने जा रहा है। हम हर बात से अनजान थे, बस अपनी मस्ती में आराम से बातचीत किए जा रहे थे। सब कुछ बहुत अच्छा और सही लग रहा था। तभी अचानक से ट्रेन में झटके लगने लगे। सभी यात्रियों को प्रॉब्लम होने लगी। तभी अचानक से ही चलती हुई ट्रेन एक जगह जाकर रुक गई। फिर इसके बाद सभी लोगों के पास टिकट चेकर आता है और उसने बताया कि ट्रेन में अचानक से ही न जाने कैसे एक बहुत बड़ी खराबी आ चुकी है, जिसकी वजह से अब ट्रेन जो है थोड़ा लेट ही यहाँ से निकल पाएगी। तो इसके बाद जो था सारे यात्री परेशान होने लगे। तो टिकट चेकर ने कहा, चिंता वाली बात नहीं है, ये जो भी कोई ख़राबी है कुछ देर बाद ठीक हो जाएगी, इतना परेशान होने वाली बात नहीं है। इसके बाद जो था सब अपनी जगह पर बैठ गए, लेकिन यहाँ पर सुरेश और उसका जो दोस्त था वो ज़्यादा परेशान हो रहे थे। उन्हें बहुत बोरियत महसूस होने लगी थी। तो इसके बाद जो था सुरेश अपने दोस्त से कहते हैं, चल यार कहीं घूमने चलते हैं, यहाँ ट्रेन में बैठे बैठे तो मेरे पैर दर्द करने लगे हैं। तो जो सुरेश का जो दोस्त था उसने कहा, ठीक है यार, चल कर देखते हैं बाहर क्या चल रहा है। इसके बाद जो था ये दोनों दोस्त ट्रेन से नीचे उतर जाते हैं और यहाँ वहाँ देखने लगते हैं। चारों ओर वीरान पड़ा था। ये तो कोई रेलवे स्टेशन भी नहीं दिखाई देता था। ऐसा लगता था मानो जैसे बस एक नॉर्मल सी जगह हो। यहाँ पर सुरेश ने अपने दोस्त से कहा, यार ये तो कोई वीराना सा जगह लगती है, कितनी डरावनी सी है। तो इस पर उसके दोस्त ने कहा, हाँ यार, लेकिन एक ही जगह खड़े रहने से क्या फ़ायदा है, चल दूर तक घूम कर आते हैं, देखते हैं आसपास कोई गांव हो तो थोड़ा टाइम पास हो जाएगा। तो इसके बाद जो था ये दोनों दोस्त जैसे ही वहाँ से निकलते हैं तो इन्होंने देखा कि सामने ही एक गांव था। तो ये लोग उस गांव में पहुंचते हैं। उस गांव में पहुंचने के बाद देखते हैं कि वो गांव एकदम वीरान पड़ा था, सुनसान था, दूर दूर तक भी कोई इंसान नज़र नहीं आ रहा था। तभी अचानक से इन्हें कुछ गाने बजाने की आवाज़ें आने लगी। और फिर इसके बाद जो था जब ये उस जगह पहुंचे तो देखा कि वहाँ पर एक पुराना सा घर था और वहाँ से कुछ गाने बजाने की आवाज़ें आ रही थी। ये लोग जैसे ही छुपकर उस घर के अंदर देखने लगे तो इन्होंने देखा कि वहाँ पर किसी की शादी वगैरह के गाने बजाने चल रहे थे। ये दोनों बड़े ही हैरान हुए कि भाई पूरा का पूरा जो गांव है यहाँ पर सुनसान पड़ा है, फिर ये अचानक से ये शादी वाला घर कुछ अजीब लगता है। तो सुरेश का जो दोस्त था उसने कहा, अरे यार हमें क्या लेना देना है, हमें तो अपना टाइम पास करना है, चल अंदर चलते हैं। तो सुरेश ने कहा, नहीं यार, अगर इन लोगों ने हमें मारा तो हमारी तो हड्डियाँ जवाब दे देंगी। तो इस पर सुरेश के दोस्त ने कहा, अरे यार कुछ नहीं करेंगे, अच्छे लोग भले लोग लगते हैं। तो जैसे ही ये अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर अचानक से ही गाना बजाना बंद हो गया। तो वो जो लोग थे वो इनसे पूछने लगे कि भाई तुम लोग कौन हो। तो सुरेश ने कहा कि हमारे पास में ट्रेन ख़राब हो गई तो हम भटकते भटकते यहाँ पर पहुँचे। इन्हीं सब बातों के बीच जो था सुरेश ने वहाँ पर एक बड़ी ही खूबसूरत लड़की को देखा और उसे वो बेहद अच्छी लगी। इसके बाद वो जो लोग थे इनकी मेहमान नवाजी करने लगे। तभी जो था इन्हें लगा कि शायद हो सकता है इनकी ट्रेन ठीक हो गई हो। तो ये उन लोगों से जैसे ही अलविदा लेकर जाने लगे तो वो जो बहुत खूबसूरत वाली लड़की थी तो वो अचानक से ही अपने घर से निकलती है और एक दूसरा रास्ता पकड़कर वहाँ जाने लगती है। तब सुरेश के दोस्त ने कहा, यार सारे घर वाले तो इसके यहाँ पर हैं, तो ये वहाँ कहाँ जा रही है, पूरा गांव तो वीरान है, कहीं ये किसी मुसीबत में ना पड़ जाए। तो सुरेश ने कहा, हाँ यार, हमें इसे बचाने के लिए चलना चाहिए, हमें इसे समझाना चाहिए कि रात के इतने वक्त अकेले नहीं निकलना चाहिए। तो ये जो दोनों थे उस लड़की के पीछे पीछे चल देते हैं। अब ये जो लड़की थी दबे पाँव जो था गांव के अंदर एक पुराना सा एकदम सिनेमा हॉल था, तो ये वहाँ पर जाती है। तो ये दोनों सोचते हैं कि भाई आखिर ये इस सिनेमा हॉल में क्या करने पहुँची है। इसके बाद ये दोनों जो जब सिनेमा हॉल के अंदर पहुँचते हैं तो देखते हैं कि वहाँ कोई फ़िल्म लगी हुई थी पुरानी सी, और यहाँ पर ऐसा लगता था जैसे मानो पूरा गांव इकट्ठा हो चुका हो और फिल्म देख रहा हो। इनको ये सब चीज़ें बेहद अजीब लगी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यार चक्कर क्या है, पूरा गांव अजीब तरीके ढंग से एकदम सुनसान तरीके से खाली पड़ा है और ये सब है क्या यहाँ पर। तभी सुरेश ने उस लड़की को देखा जिसके पीछे पीछे वो वहाँ आए थे। वो जैसे ही जाकर उसके कंधे पर हाथ रखते हैं वो लड़की उनकी ओर पलटती है तो इन दोनों के पैरों तले की ज़मीन अचानक से ही खिसक गई। ये क्या था, इस लड़की का चेहरा तो अब पहले से ज़्यादा बेहद डरावना और खौफनाक हो चुका था। जहाँ एक तरफ ये इतनी खूबसूरत लग रही थी, वहीं अब अचानक से किसी डायन से कम नहीं लग रही थी। इनको समझ नहीं आया कि ये है क्या, और जब इन्होंने बाकी सब लोगों का भी चेहरा देखा तो इनके पैरों तले की ज़मीन और ज़्यादा खिसक गई। सब के सब ऐसे लग रहे थे जैसे मानो जिंदा लाश बैठी हो।
इनको समझ नहीं आया कि इनकी आंखें जो देख रही हैं वो इस वक्त है क्या। सुरेश के दोस्त ने कहा, यार ये सब लोग तो मरे हुए हैं, आखिर चक्कर क्या है? कहीं ये गांव भूतिया तो नहीं है? सब कुछ यहाँ भूतिया है। मुझे तो डर लग रहा है यार, हमें तुरंत यहाँ से निकल जाना चाहिए, इससे पहले ये लोग हमारी जान ले लें। तो सुरेश ने कहा, हाँ यार, मैं कौन सा यहाँ ठहरना चाह रहा हूँ। ये सब देखने के बाद तो मुझे भी ऐसा ही लगता है कि हमें तुरंत यहाँ से निकल जाना चाहिए। जिस लड़की के पीछे हम यहाँ आए थे, उसने जानबूझकर हमें यहाँ लाया गया है। इसके बाद जैसे ही वो जाने लगते हैं, अचानक से कोई उनका पैर पकड़कर खींच लेता है और जिसकी वजह से वो गिर जाते हैं। गिरने की वजह से अचानक से ही उन्हें चक्कर आने लगते हैं और वो बेहोश हो जाते हैं। और जब इन दोनों की आंखें खुली तो इन्होंने देखा कि ये किसी बंद कमरे में बैठे हुए थे। सुरेश का दोस्त बहुत ज़्यादा डरा हुआ और सहमा हुआ था। सुरेश उसे कहता है कि चिंता मत करो, भगवान हमारी मदद करेंगे, हमें किसी भी तरीके से यहाँ से निकलना होगा। तो यहाँ पर जो था, सुरेश अपने दोस्त को बचाने के लिए और ख़ुद को बचाने के लिए वहाँ पर रास्ता तलाशने लगता है। तभी उसने देखा कि जिस कमरे में वो बंद है, वो असल में दरवाज़ा जो था उसका कुंडी नहीं लगी हुई थी। तो ये मौका पाकर जो थे वहाँ से निकलते हैं। तो इन्होंने देखा कि गांव के जितने भी भूत प्रेत वगैरह थे, सब एक जगह इकट्ठा होकर कुछ बातचीत कर रहे थे। इन्हें लगा कि भैया यही सही मौका है जब यहाँ से निकला जा सके। और फिर जैसे ही ये आंख बचाकर वहाँ से निकलने लगते हैं, लेकिन सारी प्रेत आत्माओं को न जाने कैसे इनके वहाँ से भागने की खबर मिल जाती है। वो प्रेत आत्माएँ इनके पीछे भागते हैं। उस गाँव के अंदर चारों ओर वो प्रेत आत्माएँ फैली हुई थीं। चाहकर भी ये लोग जल्दी से वहाँ से निकल नहीं पा रहे थे। जब भी किसी रास्ते से निकलने की कोशिश करते तो कोई ना कोई भयानक प्रेत आत्मा इनका सामने आ ही जाती थी। सुरेश का दोस्त परेशानी में कहता है, यार ये सब हो क्या रहा है? हम जिस रास्ते से भी इस गांव से निकलने की कोशिश करते हैं, कोई ना कोई भयानक आत्मा हमारे सामने आकर खड़ी हो जाती है। ऐसे में हम कैसे बचकर यहाँ से निकलेंगे? सुरेश ने कहा, यार तू चिंता मत कर, भगवान हमारे साथ है और हम यहाँ से ज़िंदा बचकर ज़रूर निकलेंगे। बस तू सब्र रख, चिंता मत कर ज़्यादा। इसके बाद जैसे ही ये आगे की ओर बढ़ते हैं, तभी सुरेश को याद आता है कि उसके पास जो है फ़ोन है और फ़ोन में उसने हनुमान चालीसा डाउनलोड कर रखी थी। जिसके बाद वो जैसे ही एक आत्मा उसके सामने आती है, वो तुरंत ही हनुमान चालीसा चला देता है और हनुमान चालीसा का जादू अचानक से ही उसका दोस्त जब देखता है कि जैसे ही हनुमान चालीसा चलती है, वो प्रेत आत्माएं अचानक से उनसे दूर हटने लगती हैं। इसके बाद जो था, मौका पाकर ये जो थे उस गांव से बाहर आ जाते हैं और फिर इस तरह उस रोज़ जो था, ये दोनों अपनी जान बचाकर वापस से ट्रेन में पहुंचते हैं। तो देखते हैं कि ट्रेन भी जो था ठीक हो चुकी थी। सब लोग इनकी ओर देखकर पूछते हैं कि अरे भाई क्या बात है, तुम लोग इतना परेशान, डरे हुए और ज़ख्मी हालत में कैसे हो? तो ये लोग दोनों जो थे, जो हकीकत थी वो कुछ भी नहीं बताते, क्योंकि इन्हें लगता है अगर इन्होंने किसी को भी कुछ भी बताया तो इन्हें बेवकूफ़ ही समझेंगे। तो ये चुप ही रहते हैं। लोग पूछते रह जाते हैं लेकिन ये कोई जवाब नहीं देते। और फिर जब अपने घर पहुँचे तो इन्होंने सुकून की सांस ली। पुरानी बिल्डिंग एक हॉन्टेड बिल्डिंग थी, जहाँ पर कई कर्मचारियों की मौत हुई थी और इस मौत के सिलसिले के बाद वहाँ आज भी उन कर्मचारियों की आत्माएं भटकती हैं। अनिरुद्ध के साथ इसी जगह बहुत भयानक घटना घटी जिसे वो कभी नहीं भूल सकता है। अनिरुद्ध जो था एक कॉलेज स्टूडेंट था और इस वक्त जो था उसकी गर्मियों की छुट्टियां चल रही थी, जिसके चलते वो कहीं घूमने का प्लान बना रहा था। उसके दोस्तों ने उसे कई जगह के बारे में बताया, लेकिन अनिरुद्ध ने जो था मना कर दिया। उसने कहा कि ये सारी जगहें तो वो पहले भी घूम चुके हैं, क्यों नहीं वो किसी ऐसी जगह चलते जहाँ पर थ्रिल हो और एक मज़ेदार जगह हो। तो यहाँ पर जो अनिरुद्ध का एक दोस्त था, उसने कहा, यार इस तरीके की जगह तो सिर्फ एक ही है जिसके बारे में मैं जानता हूँ। तो वो जो दोस्त था वो अनिरुद्ध को बताता है कि शहर के एक वीरान हिस्से में एक पुरानी बिल्डिंग है जो सदियों से बंद पड़ी है। कहते हैं कि वहाँ पर बहुत से कर्मचारियों की मौत हुई थी और आज भी उनकी आत्माएं वहाँ भटकती हैं। तो अनिरुद्ध जो था वो अपने दोस्त से कहता है, अच्छा ऐसी बात है, फिर तो हमें वहाँ जाकर देखना चाहिए, हम भी तो देखिए आखिर वो आत्माएं कैसी थी। बाकी जो दोस्त थे उन्हें ये आइडिया कुछ अच्छा नहीं लगा। उन्होंने जो था अनिरुद्ध को काफ़ी मना किया और कहने लगे कि ऐसी हॉन्टेड प्लेस पर जाना उन लोगों के लिए ख़तरनाक हो सकता है और अगर उन्हें कुछ हो गया तो उनके माँ बाप का क्या होगा। तो अनिरुद्ध ने कहा, यार तुम खामखा बेकार में डर रहे हो, वहाँ कौन सा
भूत हमें जान से मार देंगे। हम तो सिर्फ वहाँ पर जाएंगे, कुछ देर रुकेंगे और वापस आ जाएंगे। और वैसे भी यार, ये भूत प्रेत जैसी चीज़ें नहीं होती हैं। ये जो चारों पांचों दोस्त थे, इन्होंने अपना जो था प्लान बना लिया था। और फिर अगली रात जो था, ये सभी के सभी जो थे 4 से 5 दोस्त शहर की उस पुरानी बिल्डिंग में पहुँचे। तो देखा कि वहाँ पर जो बिल्डिंग है वो आधी अधूरी छूटी हुई थी। रात के वक्त उस बिल्डिंग को देखना ऐसा था जैसे कि कोई भयानक मंजर। तो यहाँ पर अनिरुद्ध के एक दोस्त ने कहा, यार ये बिल्डिंग तो सच में बड़ी डरावनी है, इसका स्ट्रक्चर भी कुछ अजीब सा है। इसके बाद जो था, अनिरुद्ध ने अपने दोस्तों से कहा, चलो गाइस, चलकर ये पूरी बिल्डिंग घूम कर आते हैं, वरना टाइम कैसे पास होगा। और अगर कहीं कोई आत्मा हुई तो हम उसको हाय हेलो कह देंगे। और इतना कहने के बाद अनिरुद्ध हंसने लगा, लेकिन बाकी जो उसके चारों दोस्त थे वो उसको हैरानी से देखने लगे और सोचने लगे कि यार ये लड़का हमें आज मरवाने के लिए यहाँ लेके आया है। ये जो पांचों दोस्त थे, ये बिल्डिंग में जो था टहलने के लिए निकल पड़े। यहाँ वहाँ टहलते हुए इन्हें दूर दूर तक भी कोई आत्मा जैसा कुछ भी एहसास नहीं हुआ। तब अनिरुद्ध ने कहा, देखा, मैंने कहा था ना, इस जगह कोई आत्मा नहीं है। तुम्हें पता है, वहम नाम की जो बीमारी है ना, अगर ये एक बार किसी को हो जाए तो हर जगह भूत ही नज़र आते हैं। इसके बाद जो था, वो लोग उस बिल्डिंग में एक कोना पकड़कर जो था अपनी पार्टी वगैरह करने लगे। वो लोग जो थे अपने साथ बहुत सारा खाने पीने का सामान साथ लेकर आए थे, जैसे कि चिप्स वगैरह और कुछ कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, बियर वगैरह भी। इसी के साथ अनिरुद्ध के जो बाकी दोस्त थे, उन लोगों को ऐसा लगने लगा कि अनिरुद्ध जो कह रहा है कि उस जगह पर कोई भूत प्रेत नहीं है, सिर्फ वहम है, तो उन लोगों को भी ऐसा ही लगने लगा था, क्योंकि काफ़ी देर उनको वहाँ हो चुकी थी और उन्हें कुछ भी अजीबोगरीब या डरावना महसूस नहीं हुआ था। और अब खाने पीने के बाद जो था, वो काफ़ी अच्छा महसूस कर रहे थे। यहाँ पर अनिरुद्ध जो था अपने फ़ोन में म्यूज़िक चला देता है और वो लोग जो थे एंजॉय कर रहे थे काफ़ी ज़्यादा अच्छे से। उन्हें बड़ा ही मज़ा आ रहा था उस जगह पर। अचानक ही अनिरुद्ध ने कुछ आवाज़ सुनी और उसने अपना जो म्यूज़िक प्लेयर था उसे बंद कर दिया। तो बाकी दोस्त बोले, अरे यार, कितना मज़ा आ रहा था, ये अचानक से क्यों बंद कर दिया? तो यहाँ पर अनिरुद्ध ने कहा, यार मैंने किसी की आवाज़ सुनी, ऐसा लगा जैसे कि कुछ लोग जो है आपस में खुसर फुसर कर रहे हैं। तो बाकी दोस्त बोले, यार क्या बेकार की बात कर रहे हैं, हमने तो कुछ भी नहीं सुना, कहीं तू हमें डराने की कोशिश तो नहीं कर रहा ना? तो उनमें से एक ने कहा, यार यहाँ सब कुछ कितना अच्छा चल रहा है और तू ये बेकार के गेम्स मत खेल। तुझे पता है ना हमें कितना डर लगता है भूतों से। एक तो हम तेरे कहने पर यहाँ पर तेरे साथ आया, ऊपर से तू ऐसे बेकार के गेम्स मत खेल के हमें परेशान कर। तो अनिरुद्ध ने कहा, यार नहीं, सच में मैंने सुना भी किसी की आवाज़ें। इसके बाद जो था, अनिरुद्ध को लगातार वो कानाफूसी की आवाज़ें आने लगी। तो वो अपनी जगह से खड़ा होकर उन आवाज़ों के पीछे पहुंचता है। तो पीछे पीछे जो उसके दोस्त थे वो भी पहुंचते हैं। तभी जो था, अचानक से जो उन्होंने देखा, उनके आंखों सामने अंधेरा सा छा गया। उन्होंने देखा कि बिल्डिंग में नीचे कुछ मज़दूर काम कर रहे थे। उनको ये सब देखकर बड़ी हैरानी हुई कि देर रात ये लोग कौन हैं। तो ये जो सब लोग थे, दोस्त वगैरह, जब उन लोगों के पास पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वो जो लोग थे कर्मचारी, वो कहीं गायब थे। अब ये लोग सोच में पड़ गए और घबरा गए कि यार ये चक्कर क्या है। तभी जैसे ही ये लोग मुड़ते हैं तो सामने जो था उन कर्मचारियों को खड़ा पाते हैं। उनके चेहरे जो थे एकदम भयानक और कुचले हुए जैसे थे। ये देखकर सभी दोस्त जो थे घबरा गए। इसी के साथ अनिरुद्ध को इतना समझ में आ चुका था कि वो इंसान नहीं बल्कि प्रेत आत्माएं हैं, जो कि शायद अब उन्हें जान से मार सकती हैं। तो यहाँ पर अनिरुद्ध ने कहा, गाइस हमें अभी यहाँ से निकलना होगा, इससे पहले हमारी जान लें। तो सारे दोस्त जो थे बहुत घबरा चुके थे, उनको समझ नहीं आ रहा था कि किस तरीके से वो जो है वहाँ से निकले। तो अनिरुद्ध जो था उनका हौसला बढ़ाते हुए बोलता है, गाइस चलो यहाँ से जल्दी, इससे पहले कि ये हमें जान से मारें। और फिर इसके बाद जो था, अनिरुद्ध अपने दोस्तों को जो था वहाँ से तुरंत ही लेकर चला गया।
उन लोगों ने अपने घर पर इस बात को कभी नहीं बताया, क्योंकि अगर बताते तो शायद उनके माँ बाप उनका बहुत बुरा हाल करते। इसके बाद वो फिर कभी उस जगह नहीं गए। ऑटो ड्राइवर नरेश के साथ एक बेहद खौफनाक घटना घटी, वो भी एक 200 साल पुराने कब्रिस्तान में। उस रात नरेश जो था स्टेशन के बाहर खड़ा था, तो तभी उसने देखा कि एक औरत जो है अपने साथ एक बैग लेकर बाहर आती है। तो नरेश जो था उस औरत से कहता है, बोलिए मैडम आपको कहाँ जाना है? तो इस पर उस औरत ने कहा, यहाँ पर कुछ ही दूर एक 200 साल पुराना कब्रिस्तान है, क्या तुम मुझे वहाँ तक छोड़ सकते हो? तो यहाँ जो नरेश था वो बड़ा ही हैरान हुआ, क्योंकि उस स्टेशन से निकलने वाली अधिकतर सवारियाँ जो थी पास एक ही बस्ती थी, वहाँ पर जाया करती थी, लेकिन ये औरत जो है उस 200 साल पुराने कब्रिस्तान में जाना चाहती है। आखिर क्या बात हो सकती है? नरेश मन ही मन सोच रहा था, तभी उस औरत ने कहा, क्या बात है, नहीं लेकर चलना? तो इस पर नरेश ने कहा, अरे नहीं नहीं, आप जहाँ बोले हम तो वहीं लेकर चलेंगे मैडम, चलिए बैठिए। तो इसके बाद जो था नरेश ने देखा कि उस औरत के पास एक बैग है, तो उसने वो जो बैग है उसे संभाल कर ऑटो में रखने लगा। तो उस औरत ने कहा, तुम्हें इसे छूने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं इसे खुद ऑटो में रख दूँगी। तो नरेश को बड़ा अजीब लगा, क्योंकि वो बैग जो था वो दिखने में काफ़ी भारी भरकम लग रहा था और एक औरत के लिए उसको उठाना थोड़ा मुश्किल था। तो इस पर उसने कहा, अरे मैडम बैग बहुत भारी है, मैं रख देता हूँ। तो उस औरत ने कहा, तुम इसकी चिंता मत करो, अब तक तो मैं ही इसे उठा कर ला रही थी ना, या वहाँ भी तुम ही थे? उस औरत ने ऐसा कहकर नरेश की बोलती बंद कर दी थी। इसके बाद उस औरत ने उस बैग को ऑटो में रखा और फिर उसके बाद खुद भी बैठ गई। जिसके बाद ये था कि नरेश ने अपने ऑटो को स्टार्ट किया और उस 200 साल पुराने कब्रिस्तान तक लेकर पहुंचा। अब जो था वो औरत नरेश को पैसे देते हुए कहती है, 2 मिनट के अंदर यहाँ से चले जाओ, वरना तुम्हारे साथ फिर जो होगा तुम उसे रोक नहीं पाओगे। ये सब सुनने के बाद नरेश बड़ा ही हैरान हुआ। वो मन ही मन सोचने लगा, कैसी अजीब सी औरत है, एक तो इसको यहाँ पर छोड़ दिया, ऊपर से मुझे ऐसी अजीबोगरीब डरावनी बातें बोल रही है। वो जो औरत थी उसने अपना जो बैग था ऑटो से बाहर निकाला और उसे लेकर जो है वो अंदर कब्रिस्तान में पहुँच गई। उसने दोबारा पीछे पलटकर देखना सही नहीं समझा कि नरेश वहाँ से गया या नहीं। तो इसके बाद जो था वो उस बैग को ले जाकर कब्रिस्तान में खोलती है, तो उसमें से अचानक से एक हाथ बाहर निकलता है। ये सब जो था नरेश कब्रिस्तान के बाहर छुप कर देख रहा था और वो जानता था कि शायद उस औरत को अब नहीं पता कि नरेश वहाँ से गया है नहीं। तो इसके बाद जो था नरेश सब देखता रहता है वहाँ पर खड़ा होकर कि वो जो औरत है जब उस बैग को खोलती है तो उससे एक हाथ बाहर आता है और फिर देखते ही देखते एक पूरा इंसान उसमें से बाहर निकलता है। शायद वो जो इंसान था वो या तो मरा हुआ था या बेहोश था, क्योंकि उसे खुद की कोई सुध नहीं थी। फिर वो औरत जो है उस लंबे चौड़े इंसान को बाहर निकालती है और उसको जो है वहाँ पर लेटा देती है। उस औरत के पास एक छोटा हैंड बैग और था, उसमें से वो कुछ सामान निकालती है। उस सामान से जो था वो उस आदमी को चारों ओर घेरे में ले लेती है और फिर उसके बाद कुछ अजीबोगरीब चीज़ें करने लगती है। यहाँ छुपकर देख रहे नरेश को ये सब चीज़ें डरा रही थी। उसे दिखने में ये सब ऐसा लग रहा था जैसे कि वो औरत कोई क्रिया साधना कर रही है, जो कि कोई काला जादू वगैरह जैसा साफ तौर पर दिख रहा। इसके बाद वो औरत जो थी आसमान में अपने दोनों हाथों को उठाकर किसी को पुकारने लगी और फिर अचानक से ही एक अजीब सी धुआं वगैरह कुछ हुआ, जिसके बाद नरेश ने देखा कि वहाँ पर एक काला साया आ चुका था और वो काला साया जो था वो जो आदमी का शरीर वहाँ पड़ा था उसको नोच नोच कर खाने लगा। ये सब देखकर नरेश के पैरों तले की ज़मीन खिसक गई। वो घबरा गया, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वहाँ चल क्या रहा है। तभी अचानक से ही वो जो औरत थी उसकी नज़र जो थी नरेश पर पड़ गई और फिर उसने कुछ उसकी तरफ देखकर बोला और अचानक से ही नरेश को ऐसा लगा
जैसे किसी ने उसे पीछे से पकड़ लिया हो और उसे खचेड़ते हुए उस औरत के पैरों तले जाकर फेंक दिया। उस औरत ने भयानक सी आवाज़ में कहा, यहाँ जो भी कुछ तुमने देखा है, अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो किसी को मत बताना, लेकिन अगर तुमने कभी भी किसी को कुछ बताने की कोशिश करी तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। नरेश जो था यहाँ पर अपनी जान बचाने के लिए हाँ में सर हिला देता है। इसके बाद जो था, जब उस औरत ने नरेश को जाने दिया तो नरेश बड़ी ही रफ्तार के साथ अपने ऑटो तक पहुँचता है और अपने ऑटो को स्टार्ट कर वहाँ से निकल गया। और जब घर पहुँचा तो उसका जो परिवार था वो उसे पसीने पसीने देख बड़ा ही हैरान था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर नरेश इतना डरा सहमा सा क्यों है। नरेश अपने परिवार को सब कुछ सच सच बताना चाहता था, लेकिन अपनी मौत के डर से उसने कभी ये जो राज था किसी को नहीं बताया। और फिर वहीं आज भी जब नरेश उस रास्ते जाता है तो उसके पैर कांपने लगते हैं। उसे लगता है कहीं अगर वो वापस से उस रास्ते गया तो वो जो औरत है उसे दिखाई ना दे जाए और कहीं वो उसको जान से ख़त्म ना कर दे। इसी डर से जो है वो फिर कभी उस रास्ते नहीं गया। हमारी ये जो कहानी है महेंद्र नाम के एक ट्रक ड्राइवर की कहानी है। दरअसल में उस रात महेंद्र के साथ एक बड़ी ही डरावनी घटना घटी जिसे वो अपनी ज़िंदगी भर नहीं भूल पाया, और उस घटना की वजह से जो था उसने अपना ट्रक चलाने का जो काम था वो भी छोड़ दिया। चलिए जानते हैं कि आखिर वो घटना क्या थी। एक रात की बात थी। महेंद्र अपने सहायक के साथ अपने ट्रक में सामान लोड करके जो था एक दूसरे शहर जा रहा था। तो इस बीच जो था अचानक से ही उनका जो ट्रक था वो ख़राब हो गया। तो ट्रक ख़राब होने के बाद जो था दोनों दोस्त जो थे परेशान हो गए। तो महेंद्र ने कहा अपने सहायक से, अरे यार ये तो बड़ी ही मुसीबत हो गई, अचानक से ट्रक कैसे ख़राब हो सकता है? चलने से पहले तो इसका सब कुछ ठीक से चेक किया था, सब कुछ ठीक ही था। तो जो उसका सहायक था उसने कहा, हाँ आप सही बोल रहे हैं, मैं भी आपके साथ ही था, तब तो सब कुछ सही था, फिर अचानक से इसमें क्या गड़बड़ी आ गई? तो महेंद्र ने कहा, चलो ठीक है कोई बात नहीं, चेक करते हैं, उतरते हैं नीचे, पता करते हैं कि आखिर अचानक से इसमें क्या गड़बड़ी आ गई है। अब ये दोनों जो थे ट्रक से नीचे उतरे, ट्रक को चेक करने लगे, देखने लगे कि भाई क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। ये दोनों जो थे ट्रक ठीक करने में लगे पड़े थे। तभी उन्होंने देखा कि एक औरत जो है अपने एक छोटे से बच्चे के साथ रास्ते पर जो था आगे की ओर अचानक से कहीं से आ गई, और वो जैसे चली जा रही थी तभी जो था सामने से एक ट्रक आया और उसे उड़ाकर चला गया। उस औरत की लाश और उस बच्चे की जो लाश थी वो रास्ते के बीचों बीच आ गिरी और खून जो था चारों ओर फैल गया। ये दोनों का तो दिल दहल गया। ये दोनों जो थे जब उस औरत के पास पहुँचे तो देखा कि वो औरत वहाँ पर खून से लथपथ पड़ी थी। उस औरत ने इनकी ओर हाथ बढ़ाया और कहा, मुझे बचा लो, मेरे बच्चे को बचा लो, हम मरना नहीं चाहते। इतना बोलकर अचानक से उस औरत ने दम तोड़। महेंद्र परेशान होने लगा और अपने सहायक से बोला, अरे भाई ये क्या देख लिया, ये बेचारी औरत यहाँ अपने बच्चे के साथ मर गई, अब हमें क्या करना चाहिए? तो उसके सहायक ने कहा कि हमें पुलिस को फ़ोन कर देना चाहिए, अब वही ये सब कुछ आकर देखेगी। तो यहाँ पर ये दोनों जो थे जैसे ही पुलिस को फ़ोन करने लगे तो इनका जो फ़ोन था उसमें कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम आने लगी, जिसके चलते जो था इनका जो फ़ोन था नहीं लग पा रहा। ये दोनों जो थे आपस में बात करने लगे कि यार नेटवर्क नहीं लग रहा है, क्या किया जाए। तभी अचानक से ही महेंद्र का जो सहायक था उसने क्या देखा कि वो जो औरत की लाश पड़ी थी उसके बच्चे के साथ, वो अब अपनी जगह पर नहीं थी, मतलब कि अचानक से ही कहीं गायब हो गई। इनका जैसे ही पल भर के लिए ध्यान हटा तो वो लाश कहीं अचानक से ही गायब हो गई, और जो रास्ते पर जो खून वगैरह पड़ा था वो भी एकदम साफ़ सुथरा रास्ता दिखाई दे रहा था। तो महेंद्र ने भी जब ये देखा तो दोनों के पैरों तले की ज़मीन खिसक गई। सोच में पड़ गए कि अभी जो उन्होंने देखा वो हादसा भी क्या था। तो यहाँ पर जो महेंद्र था उसने अपने सहायक से कहा, यार मैंने सुना है कि इस रास्ते पर लोगों के साथ अजीबोगरीब घटनाएं घटती हैं, मुझे लगता है हमें भी कुछ वैसा ही दिखाई दिया है। तब तक जो था उनका ट्रक भी ठीक हो चुका था। महेंद्र अपने सहायक को कहता है कि उन्हें तुरंत ही ट्रक में बैठकर इस रास्ते को छोड़ देना चाहिए, इससे पहले कि उनके साथ कुछ और अजीबोगरीब घटनाएं घटें। तो ये दोनों जैसे ही ट्रक में बैठने लगे तो इन्होंने देखा कि किसी ने पीछे से इन्हें आवाज़ दी है।
अब ये दोनों घबरा गए और इन्हें समझ नहीं आ रहा था कि पीछे पलटना चाहिए या नहीं। वो जो सहायक था वो एकदम से पीछे पलटने ही वाला था कि महेंद्र ने उसे रोकते हुए कहा, नहीं, पीछे मत पलटना, ये उन्हीं आत्माओं का जाल है। अगर हम पीछे पलटे तो शायद वो हमें जान से ख़त्म कर दे। पीछे से एक डरावनी आवाज़ सुनकर महेंद्र का जो सहायक था वो एकदम से पीछे पलट गया तो उसने देखा कि एक खौफनाक औरत उसके सामने खड़ी थी। उस औरत ने अचानक से अपने दोनों नुकीले हाथों से जो था उसके सहायक का गला पकड़कर धड़ से अलग कर दिया। लेकिन महेंद्र किसी भी हाल में पीछे नहीं पलटा। वो तुरंत ही जब अपने ट्रक में बैठा तो उसने देखा कि अचानक से ही आसमान से जो था उसके सहायक की जो गर्दन थी, जो सिर था, वो अचानक से उसके ट्रक पर आकर गिरा। वो घबरा गया और तुरंत ही अपने ट्रक को तेज़ी से स्टार्ट करते हुए वहाँ से जाने लगा। और फिर वक्त रहते जो था महेंद्र अपने ट्रक को वहाँ से लेकर निकल गया। उस रात उसके साथ जो भी कुछ घटा उससे इतना डर लगा कि उसके बाद जो था उसने कभी दोबारा ट्रक नहीं हाथ लगाया। इसी के साथ उसके दोस्त सहायक के साथ जो भी कुछ हुआ उसके लिए वो कहीं ना कहीं खुद को जिम्मेदार मानकर हमेशा दुखी रहने लगा।